हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चल रहा है हमारा सीक्वेंस। हमने पढ़ लिया है कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ के इम्पोर्टेंस। कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इस पर हमने ब्रीफली डिस्कशन कर लिया है। हमने यहाँ तक बात कर लिया है कि रेडियो एक्टिविटी का गुण आखिर नाभिक में क्यों होता है। आखिर नाभिक के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी क्यों, रेडियो एक्टिविटी की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ती है और इनकी रेडियो एक्टिविटी की नीड क्या होती है और ये आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ब्रीफली समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि क्या है रेडियो एक्टिविटी, आखिर नाभिक क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ आखिर प्रोटॉन चलते, इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, आखिर ये हेल्प कैसे करते हैं और प्रोटॉन क्यों मूवमेंट नहीं करते, इनमें अस्थायित्व तो पाया क्यों जाता है। इन सारी चीज़ों को ब्रीफली समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जे करियर फाउंडेशन के अपने चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करना पड़ेगा और रोज मॉर्निंग और इवनिंग में सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। छोटे छोटे सेशंस जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होंगे बस थोड़े समय में। बस एक ही कॉन्सेप्ट बना रखना कि आज के बाद पढ़ने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये मान करके पढ़ना, जब भी आप 10 मिनट के लिए हमारे पास आते हो ये सोच कर आना कि दोबारा पढ़ने का मौका नहीं है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो गारंटी लेता हूं कि मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं हम कहां, आगे की तरफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, मतलब कि जो कूलॉम का लॉ का फार्मूला आपने ड्राइव किया था F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, आपने कहा था कि सर ये इसका एक और फॉर्मेट भी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपने इसका एक और नया फॉर्मेट पढ़ा था कि 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आखिर ये कब होता है, ये K कब आता है, ये नॉर्मल कंडीशन कब के लिए है, ये K के साथ कब है और ये फ्रीक्वेंटली क्या है, इन सारी चीज़ों को ब्रीफली जानने के लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, इसमें नहीं करेंगे वरना टाइम बहुत चला जाएगा। अब हम आज बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ किसकी, कूलॉम्स लॉ की। चलो इसको समझने से पहले हम 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं। कोई 2 पॉइंट चार्ज जब हम लेंगे तो मान लेता हूं मैं कि एक पॉइंट चार्ज A है और दूसरा पॉइंट चार्ज B है, और इसको क्या करते हैं किसी क्वाड्रेटिक प्लेन में रख देते हैं। यानी कि ये क्या है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। सिंपल सी बात है, इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी ओरिजिन से और इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। मैं मान लेता हूं कि ये जो फोर्स काम कर रहा है, देखो यहां कभी भी अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, ठीक है ना। यहां एक चीज सबसे ज्यादा जानना जरूरी रहेगा कि फोर्स F12 और F21, दो चीजें समझो। चाहे वो फोर्स की बात करो, चाहे आप किसी डिस्टेंस R12 या R21 की बात करो, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1, एक पर फोर्स लगता है, ड्यू टू 2, किसकी वजह से, 2 की वजह से एक पर फोर्स लग रहा है। इसको पढ़ते यही हैं, इसको पढ़ते हैं फोर्स लग रहा है 2 पर, किसकी वजह से, एक की वजह से। इसका डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है एक का, किससे, 2 से। इसका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा किसका, 2 का, किससे, 1 से। क्लियरिटी आ रही है? तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बहुत केयर करके सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको, तो इस थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो। यानी कि इसको अगर हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं तो R21 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 और ये है आपका R1 और ये है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से जो AB के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, R21 है, जबकि वहीं R2 है O से B की डिस्टेंस और O से A की डिस्टेंस। और AB क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। कल हमने एक पॉइंट चार्ज ऐसे लिख के दिखाया था ना कि A और B ये पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर याद आ रहा हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसका पॉइंट चार्ज का चार्ज है Q1 और इसका है Q2 मान लीजिए,
और ये मान लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसका भी हम कुछ चार्ज मान लेते हैं, जैसे ए और बी है ही है ऑलरेडी, और इसका कोई चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2, या एक काम करो ए बी ना मान करके हम Q1 Q2, क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, क्या है, स्पेस थोड़ा सा कम है। चलो इसको हम इंक्सीड कर देते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये Q1 है और इसको हम मान लेते हैं Q2 है, ठीक है ना। ए बी ना मान करके हम Q1 Q2 मान लेते हैं, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम इसको माने ए बी मान लो, क्योंकि बार बार अभी रिप्रेजेंट करने का जब समय आएगा तो दिक्कत होगा। अगर हम कह दें कि वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे ओ बी, ए बी अभी लिखना हम सिखाते हैं, और ओ ए अभी हम सिखाते हैं आपको कि लिखते कैसे हैं। देखो बच्चों, आपने वेक्टर तो पढ़ा है क्लास 11th में, पर वेक्टर बहुत अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ा होगा तभी आपको ये बातें याद होंगी। पर अब बहुत ध्यान देने की ही ज़रूरत है। थोड़ा सा पढ़ते हो आप, हम छोटे छोटे क्लिप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं आपको, कि जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको और इसका ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सको। कि मतलब थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन वो आपके जहन में, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा बैठ जाए, कि जिससे आपको रिवीजन के टाइम में टाइम ना देना पड़े, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सको, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा स्मूथली, प्यार से, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। तो जो ए बी है, ए टू बी, ए से बी की बात जब करेंगे तो ओ बी, बी से ए जाएंगे, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, क्लियर है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख ही रहे हैं तो जो ए बी है वो R12 वेक्टर है, ये वेक्टर लिखा हुआ है, और ओ बी क्या है, R2 है, वेक्टर R2 और माइनस वेक्टर R1, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, इतना समझ में आया। अब हम यहीं यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर, एकांक सदिश की बात करो। अगर आप इसे एकांक सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं तो R12 कैप हो जाएगा, और इसको लिखते हो आप वेक्टर R12 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। याद आया, क्लास 11th की ये सारे क्लासों 11th के वेक्टर चैप्टर में आपने इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ा हुआ है। हम इसी का फॉर्मेट आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इस वेक्टर का क्या लिखा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। अब इसको जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड हटाते हैं तो इसको हम ऐसे सिंपल लिख देते हैं, ऐसा। हम यहाँ एरो नहीं लगाते, ऊपर तीर नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लिखाते, एकदम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है। हाँ, इसको बोल्ट जरूर लिखते हैं, पर हम बोल्ट कैसे लिखेंगे, इसको बोल्ट लेटर में लिखते हैं 1 2, ठीक है ना। दिख रहा है कुछ अलग, कुछ मोटा हो गया होगा ना, बोल्ड कर दिया है। अब ये कंप्यूटर से लिखने में ज़्यादा मजा आता है, तो R12 लिखा हुआ है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ें। अब जब आपने 1 2 के लिए लिखा है, अगर मैं आपसे ये कह देता कि एक काम करो, ए बी के लिए नहीं, बी ए के लिए निकालो वेक्टर सदिश, क्या मैंने बोला कि ए बी के लिए वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना है, किसके लिए लिखना है, बी ए के लिए। ए बी के लिए नहीं लिखना है, किसके लिए लिखना है, बी ए के लिए। और अगर आप बी ए के लिए ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, वेक्टर बी ए लिखेंगे। तुरंत उल्टा होगा, यानी कि अभी तक बी से ए जा रहे थे आप, अब ए से बी की तरफ आएंगे, इक्वल हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, पूरा असली मजा इसका मिलेगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ में आया, इसका पूरा मजा लिखेंगे आप। अच्छा, बी ए है तो बी ए है मतलब ए बी 2 1 नहीं है, अब क्या होगा, ये 1 2 हो जाएगा वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R12, हाँ 1 2 वेक्टर। R1 से 2 था तो 2 से 1, बी ए मतलब 2 से 1 है ना, गलत लिख रहा हूँ मैं। ये मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, R21 होगा, क्योंकि 2 से 1 की तरफ, और 2 क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक इसी का उल्टा लिखा हुआ है, अगर देखो आप तो ठीक इसी का उल्टा लिखा है। अभी हम न्यूटन के थर्ड लॉ को यही प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे, अभी इसी वेक्टर फॉर्म को पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी प्रूफ कर देंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अभी हम न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे, F12 इक्वल टू F21 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया।
क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और अगर इसको हम यूनिट फॉर्म में लिखना चाहें तो R21 या यूनिट वेक्टर लिख दो आप 21, तो क्या हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर ऑफ, और नीचे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 21। क्लियर? अरे सॉरी, ये मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम इसको, ये तो वेक्टर फॉर्म हमने सिखाया, अब वेक्टर फॉर्म का यूज अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अब हम आ जाते हैं किस पे, जल्दी बोलो, फोर्स पर। आपने जो फोर्स पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस है, क्या है, R स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस है। यहाँ जो R डिस्टेंस है उनके, या आप R12 बोलोगे या फिर आप क्या बोलोगे R21, ये डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इनके चार्जेस क्या है Q1 Q2 है। इसका मतलब फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है। और जब अगर आप कहते हैं कि 2 के द्वारा, वेक्टर 2 के द्वारा 1 पर फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है। अब इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज करूं, इसका मतलब तब समझ में और आएगा आपको अच्छे से। ये देखो क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि 2 जो है 1 पर फोर्स इंप्लीमेंट करना, मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा। इसका मतलब जब फोर्स लिखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लिखा है ये, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा, ठीक है ना। क्लियरिटी आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? इसका मतलब अगर ये 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से 1 पर बल लग रहा है, यानी कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से देखना Q1 Q2 अपान R। अब जल्दी बोलो यहां क्या होगा, 1-2 होगा या 2-1 होगा, जल्दी बोलो, यहां बताओ ये 1-2 होगा या 2-1, क्योंकि B से A लिखना है। अब एक काम करो, हम BA ऐसा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। BA स्क्वायर है, क्लियर। अब यहाँ भी ध्यान से देखो, जब ये BA स्क्वायर होगा तो यहाँ एकांक सदिश भी आएगा, यानी BA के अनुदिश। क्लियरिटी आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ जाएगी तो इसको तुरंत हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? एक बार देख लूँ, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लूँ। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेट कर दूं क्या कैमरे को, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जब ये F12 के फॉर्म में आओगे, और ये ध्यान रहे फिर से कह रहा हूं बार बार, वेक्टर फॉर्म है तो मतलब वेक्टर में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अब अपान। अब ये BA लिखा है, अब जल्दी बोलो BA के लिए क्या लिखोगे, 1-2 लिखोगे, R12 लिखोगे या 2-1 लिखोगे। जब 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, 2-1 लिखोगे, यानी ये क्या हो जाएगा 2-1 और स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? या फिर स्क्वायर में यहां लगा दूं R21 स्क्वायर, और यहां ध्यान से देखना, यहां यूनिट वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि R21 यूनिट वेक्टर, अनुदिश है ना, इसका मतलब यूनिट वेक्टर। क्लियरिटी आ गई होगी? क्लियरिटी आ गई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसी का फॉर्मेट बदल देते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, F12 इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना इसको भाई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, पूरा वेक्टर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, फिर से देखो 2-1 का स्क्वायर। अच्छा यूनिट वेक्टर को अभी आपने कहा था, याद करो, वेक्टर A का जब यूनिट वेक्टर आप लिखते थे तो कहते थे वेक्टर A अपान मैग्नीट्यूड ऑफ A। समझ में आ गया? यही तो आप लिखते हैं। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे क्या, R21 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ 2-1, मतलब R21 डायरेक्ट लिखा जाएगा, और इस 2-1 और 2-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/4
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ हो जाएगा R21 का होल क्यूब, अरे भाई स्क्वायर यहाँ एक यहाँ, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। ये होगा आपका एग्जैक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ F12। ध्यान से देखना। अच्छा, जब ये F12 ये होगा तो F21 भी तो आएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और एक काम करते हैं ना, जो हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट लिखा है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? अभी हम अपोजिट के लिए भी लिखेंगे तो उसको 2 कहेंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखो, अगर हम इसे 2-1 के लिए लिखें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2, अब 2 पर बल लग रहा है, मतलब इधर से इधर बल लग रहा है, 2 पर लग रहा है, 1 की वजह से, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1-2 हो जाएगा। अब वेक्टर का जो फॉर्मेट होगा ये 1-2 हो जाएगा। क्लियरिटी आ रही है? और अगर ये 1-2 हो जाएगा तो F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1-2, सॉरी वेक्टर नहीं होगा, स्क्वायर लिखा जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 1-2 हो जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, 1-2 स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा, 1-2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरिटी आई? और अगर ये 1-2 स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर क्या होगा, यहां होगा R12 वेक्टर। क्लियर? अच्छा, इन दोनों समीकरण को ये आप इसको आप 2 मान लो, ठीक है ना, और इसको आपने 1 कहा था, ठीक है। मतलब इसी को नहीं, इसको मत R12 ऐसे रहने दो, इसको 2 मत मानो, ठीक है ना, ऐसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसका वेक्टर निरूपण अगर हम कर रहे थे, इसका जब हम वेक्टर निरूपण कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मेट था इसको आप कैसे लिख सकते थे? इसको हम एक और स्टेप लिखना चाहते हैं। 1-2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 ऐसे रहेगा, Q2 भी ऐसे रहेगा, और R12 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, R12 को, या फिर इसको ना लिखने के बजाय पहले इसको हम बदल लें ना, तो इसको बदलो, 2-1 को क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, R1 माइनस R2 का होल क्यूब, पावर में 3 है ना, और यहां हो जाएगा R1 माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर? अब इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन को, इसको भी लिखो तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो R12 है, यानी 2 से मन लग रहा है, यानी कि 2 माइनस R1 का होल, ये मैग्नीट्यूड है भाई, का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इन वेक्टर फॉर्म। अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस जैसे कॉमन लोगे आप इस फॉर्मेट में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो जल्दी बोलो। आप अगर इसमें से, भाई सिंपल सी बात है, जब माइनस आप कॉमन लोगे तो 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो जो ये F12 है ये F21 की वेक्टर है, 2-1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ध्यान से देखना, F12 वेक्टर F12 को लिख सकते हो विद नेगेटिव साइन F21। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इन दोनों से ये फॉर्मेट आएगा तो यही तो एक्शन एंड रिएक्शन है। क्या है? अगर आपको याद आ रहा हो तो यही तो एक्शन एंड रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में, एक ही स्थिति में एक्शन और रिएक्शन एक साथ काम करते हैं। जब बंदूक की गोली चलती है तो बंदूक जब आगे जाता है तो सेम टाइम में पीछे बंदूक आती है। जब गोली आगे जाती है तो पीछे बंदूक आती है। जब आप किसी चीज को पुश करते हो, जब आप किसी बोर्ड को पुश करते हो तो उसी समय वो रिएक्शन फोर्स लगाता है आपको अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन समझ में आ रहा है?
न्यूटन का तीसरा नियम भी यहाँ फॉलो होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है। क्लियरिटी आ रही है? क्या बोला मैंने कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है। तो अगर आप क्लियरिटी से इतनी चीज़ें समझ पा रहे हो, समझ में आ गया? अगर इतनी सारी चीज़ें ब्रीफली आपको समझ में आई है तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ध्यान रहे, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का हम क्या करेंगे, वहां एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। हैप्पी थॉट्स।